नमस्कार, पांच के पंच में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो पांच का पंच का वक्त हो चला है जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज पांच के पंच की पहली और बेहद अहम खबर पंजाब से है। दरअसल पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा पांच के पंच की दूसरी खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, जहां कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। यहां दमदम में उन्होंने रैली की और टीएमसी का दिया बुझने वाला है, ये बड़ी बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति से जुड़ी है। यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि महिला आरक्षण को लेकर नगर निकायों, जिला पंचायतों में भी निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं पांच के पंच की चौथी खबर हर्षा रिछारिया को लेकर है। उनके सन्यासी बनने को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि हर युग में सत्य के मार्ग पर चलने वालों को परीक्षा देनी पड़ती है। वहीं पांच के पंच की पांचवी और अंतिम बड़ी खबर खंडवा से है, जहां जिला प्रशासन ने नकली घी बनाने वाले एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। छापामार कार्रवाई में भारी मात्रा में चर्बी युक्त घी और जानवरों के अवशेष जब्त किए गए हैं। तो पांच के पंच की ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर सांसद को लेकर के है। दरअसल राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पांच के पंच की तमाम खबरों को विस्तार से एक एक कर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर राघव चड्ढा से जुड़ी है। दरअसल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा के साथ साथ कई सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। चड्ढा ने दावा किया कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी भाजपा में शामिल होंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ है। इसके साथ ही क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल होंगी। दोनों ही आपके राज्यसभा सांसद हैं। साथ ही राघव चड्ढा ने कहा कि जिस आपको मैंने अपने खून पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से भटक गई है। अब ये पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। बता दें कि अशोक मित्तल के घर 15 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी और अशोक मित्तल जो है अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपके 7 राज्यसभा सांसद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक ने ऐलान किया है तो आपका साथ छोड़कर वो बीजेपी में चले आए हैं। दरअसल पंजाब में अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। अब तक की सबसे बड़ी टूट है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी ओर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2-4 के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो लगातार जो है वो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बातें की जा रही है। आम आदमी पार्टी संसदीय दल में ये बड़ी टूट की खबर है। आपके 2/3 सांसद बीजेपी में जाएंगे। कई सांसद जो है उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। नो मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से रमाकांत पटेल और बीजेपी की तरफ से नेहा धवन अपना पक्ष रखेंगी, दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हैं। रमाकांत पटेल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए पार्टी जो है उस स्थिति में पहुंच गई जब दिल्ली की सरकार नहीं है और अब जो है एक एक कर आपके सांसद जो है आपका साथ छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सांसद हमारा साथ छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, उनको सांसद किसने बनाया, तो ये सब आपके दर्शकों को पता है कि हमारे जो सांसद हैं वो छोड़ क्यों रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सांसद पे ईडी की रेड हुई, आप जानते हैं उनका नाम। ईडी की रेड हुई, सारे सांसदों को ऐसा ही डराया गया होगा, निश्चित ही डराया गया होगा कि उसके यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, तुम्हारे यहाँ भी होगी। तो एक तो ये कि लोग जो डर गए, बीजेपी के साथ चले गए, डर गए, लोग नहीं संघर्ष कर सकते, लोग महात्मा गांधी की लेकिन रमाकांत पटेल जी सवाल यह है कि ईडी की रेड तो अशोक मित्तल के घर हुई, हरभजन सिंह के घर तो रेड नहीं हुई, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपका साथ? तो डराया जाता है ना, अशोक मित्तल जी को डराया गया। राघव चड्ढा जी डरे थे, अशोक मित्तल जी डरे थे, अशोक मित्तल जी के जैसे बाकी लोगों को भी डराया गया, तो डरा करके बीजेपी में शामिल कराया गया। ऑपरेशन तो ऐसे लोगों को सांसद ही क्यों बनाते हैं आप जो डर जाते हैं? ऐसे वफादारों को तो लाना चाहिए ना जो ना डरे। ऐसी स्थिति ही क्यों बन रही है? कम से कम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे तो सांसद बनाए होते कि जो मुश्किल में उनके साथ होते। ईडी आती है, डर के उधर चले जाते हैं। नहीं, देखिए बुरे वक्त पे लोगों की पहचान होती है, बहादुर की पहचान होती है युद्ध के समय। आज जब जांच की तलवार लटकी तो सारे बीजेपी के पाले में अगर चले जाएंगे तो पहचानेंगे ना लोग कि भगत सिंह के कुनबे के हैं या मीर जाफर के कुनबे के हैं। ये तो लोगों को निर्णय करना पड़ेगा। जनता मालिक होती है, चुनाव में जनता जनार्दन होती है। जब चुनाव होगा, ये पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, तो जब चुनाव होगा तो पंजाब की जनता गद्दारों को सबक सिखाएगी। ठीक है, गद्दारों को पंजाब की जनता सबक सिखाएगी। रमाकांत पटेल बने रहिएगा। नेहा धवन बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए, उनसे सवाल लेते हैं। नेहा धवन जी, देखिए मैं शुरू करना चाहूंगा बिहार चुनाव से। 20 सालों के बाद इतनी अच्छी से आपने दोबारा सरकार बना ली और अब जो है तोड़फोड़ की जरूरत क्यों पड़ गई? आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप तो तोड़फोड़ करते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, तो जनता आपका साथ देती है, तो फिर ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, जो लोग अपने साथ में अपने व्यक्तियों को जोड़कर नहीं रख सकते, अपना भाईचारा नहीं निभा सकते, वो लोग हमें हिदायत दे रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। जब इनके साथ में, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, पता नहीं इन्होंने आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन की थी, प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, जो संस्थापक 23 सदस्य थे जिन्होंने केजरीवाल जी के साथ मिलकर 23 लोगों ने नींव रखी थी इस पार्टी की, उन 23 में से केवल अरविंद केजरीवाल को छोड़कर और बाकियों का नाम गिनवा सकते हैं कि वो कहाँ है? बात इनसे पूछनी चाहिए, कोई पूछने वाला हो। जो व्यक्ति संस्थापक सदस्यों को जोड़कर नहीं रख सका, अपनी तानाशाही की वजह से उसने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। एक अच्छी पार्टी बनी थी, एक अच्छी विपक्ष के तौर पर नजर आ रही थी। मैं तो सरकार के पक्ष की प्रवक्ता हूं, फिर भी कह रही हूं कि एक अच्छा विपक्ष दिख रहा था, लेकिन एक व्यक्ति की तानाशाही की वजह से इन्होंने देश के युवाओं के सामने एक ऐसा राजनीतिक परिदृश्य प्रस्तुत किया कि युवाओं को भी लगने लगा कि सत्ता सिर चढ़कर बोलती है। 2000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री का मेंशन तैयार करा दिया और कहते थे कि मैं वैगनार को नहीं छोड़ूंगा, और पूरा सीएम का कन्वॉय लेकर चलने वाले व्यक्ति जो कहते थे कि हम आपके टैक्स का पैसा जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी उन्होंने ही किया। जितने ठीक है, लेकिन मैडम सवाल तो ये है ना कि देखिए जो ये जा रहे हैं राघव चड्ढा, ठीक है, इनका जो मामला था कि वो पहले दिन से ये तय कर चुके थे। अशोक मित्तल तो ईडी के जरिए आए ना, उनके घर ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद वो अब बीजेपी में जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि विपक्ष कहेगा कि आप एजेंसियों का डर दिखाते हैं सबको। क्यों कहेगा? अंदर का व्यक्ति जब स्पष्टता से बाहर आकर अंदर की पोल को खोल रहा है, जितने लोग तो अंदर का पोल खोल रहा है, तो इसका मतलब अब अशोक मित्तल पर ईडी की कार्रवाई आगे होगी या बंद हो जाएगी? मालीवाल जी से पूछकर देखिए ना कि उनका दुख क्या था। नेहा धवन जी, अगर ईडी ने अभी कार्रवाई की अशोक मित्तल पर, तो अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद भी कार्रवाई जारी रहेगी क्या बंद हो जाएगी?
मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए ही जुड़ी हूँ आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मेरी बात रखिए। जबान पर आप शब्द मत रखिए ना। मैं शब्द आगे नहीं या रख पीछे रहा हूं, मैं कभी भी बता रहा हूं जवाब कि दूं। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो चलेगी, अब रुक जाएगी। अब जी, मैं आपकी इस बात का, मैं जाऊंगी नहीं बिना जवाब दिए। मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, और आपको मैं बताना चाहती हूँ, स्वाति मालीवाल जी हों, उनसे हाँ। पूछकर देखिए अंदर की सच्चाई क्या थी, क्यों लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। और जो लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, अगर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो किसी ना किसी दल का तो हाथ पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, किसी बड़े दल का हाथ पकड़ेंगे। जिस दल को छोड़कर आ रहे हैं उससे बड़े दल में ही जाएंगे। और वर्तमान में जब हर पार्टी से टूटकर लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो क्यों राघव चड्ढा जी और अन्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे? उनके सामने विकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। और जहां तक बात है बहानेबाजी की, फिर चाहे आप सीबीआई, सीआईडी, ईडी, किसी का भी आप बहानाबाजी करते रहे। और ये आपको स्पष्ट कर दूं मैं, आपका प्रश्न जो था, हमारी सरकार में कोई भी आए, हमारे संगठन में कोई भी आए, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि हर किसी को अपना कुनबा बढ़ते हुए अच्छा लगता है। लेकिन जो सरकारी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई वैसे की वैसे चलती रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे किस तरीके से कानूनी कार्रवाई बढ़ती है। बहुत शुक्रिया नेहा धवन जी, रमाकांत पटेल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और इस पर अपना पक्ष रखा। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल, इन सबको, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है। दरअसल पहले चरण की वोटिंग के बाद से अब दूसरे चरण के प्रचार में तमाम दिग्गज जुट गए हैं। कोलकाता के दमदम में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया है। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 29 अप्रैल को होगी। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को हुई। अब बाकी सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने जोर लगा दी है। पीएम मोदी लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। वहीं सुबह पीएम मोदी ने कोलकाता के हुगली में नाव का आनंद लिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, हुगली के किनारे खास पल, कोलकाता की एक यादगार सुबह। वहीं प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कोलकाता के दमदम में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। चुनाव जीतने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब अंग बंग और कलिंग बीजेपी के होंगे। आपको बता दें कि बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ। दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को आएंगे। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से कुशल पांडे बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वहीं सोफिया खान टीएमसी समर्थक हैं। सबसे पहले सोफिया खान का रुख करते हैं। सोफिया जी, देखिए बंगाल में पहले चरण में तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि इस बार टीएमसी का सुपड़ा साफ होगा बंगाल में।
नमस्कार आप सभी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी पश्चिम बंगाल की जनता की, उन्होंने अपने वोटिंग राइट को समझा और वोटिंग किए हैं। लेकिन थोड़ा मैं करेक्ट करूंगी, भले इस बार प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आंकड़े जरूर बढ़े हैं, लेकिन एसआईआर के नाम पे जो नाम डिलीट हुए हैं, एसआईआर के नाम पे जो नाम डिलीट हुए हैं, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो वोटिंग जो है वो कम हुई है, परसेंटेज बढ़े हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मुझे लगता है कि परसेंटेज भले बढ़ा है, लेकिन चूंकि एसआईआर में काफी नाम बाद गए हैं, उस हिसाब से तो लगभग चीजें जो है वही रही। और लोग पश्चिम बंगाल में हमेशा से ही जागरूक थे। और एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो लोग भी प्रवासी लोग थे, जो लोग दूसरी जगह काम करते थे, इतना ज्यादा एसआईआर को लेके भय पैदा कर दिया गया था ईएसआई के तरफ से, कि लोग जो है, ईसीआई की तरफ से, कि लोग अभी इस बार जो है उन लोगों ने मैंडेटरी समझा कि नहीं भाई, अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर भी हो, जैसे भी हो। बिल्कुल, वोटिंग तो हुई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी के गुंडा राज से मुक्ति के खिलाफ वोटिंग हुई है, परिवर्तन के लिए वोटिंग हुई है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? 2021 में भी इन लोगों का 200 पार का नारा था। तो ये देखिए, जनता ने जो 77 पर लाकर इनको अटका दिया, तो ये वही कॉन्फिडेंस है जो 2021 में थी। तो इस बार का कॉन्फिडेंस जो इस बार उनको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि बंगाल की जनता जो है जुमलों पर नहीं बल्कि कर्तव्य पर विश्वास करते हैं। और ममता बनर्जी ने इस तरीके से इस बार जो महिलाएं जो उमड़ी हैं वोट करने के लिए, लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने सिर्फ वोट किया है पहले चरण में। तो मुझे लगता है कि इस बार महिलाएं जो है फिर से इनका पासा जरूर पलटेंगी और हमें अभी फिलहाल परिवर्तन की। ठीक है सोफिया जी, बने रहे हमारे साथ। कुशल पांडे बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। कुशल जी, आपसे समझना चाहते हैं, देखिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, इस बार बंगाल आपका होगा, उम्मीद है, या इस बार भी टीएमसी बाजी मारेगी? आप लोग कैसे देखते हैं इस वोटिंग प्रतिशत को, क्योंकि इस बार बंगाल ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा वोट किया है? देखिए, जब बंगाल में वोट परसेंटेज बढ़ा है, हाँ। तब सरकार का परिवर्तन हुआ है। 2011 में 34 साल के वामपंथी शासन से मात्र 3.5% वोट का बढ़ोतरी हुआ था, तो सरकार बदल गई थी। इस बार 2026 में एंटी इनकम्बेंसी के द्वारा 8.5 से 9% वोट बढ़ोतरी हुआ है। तो ये बता रहा है कि इस बार 2026 में ममता सरकार का विदाई तय है, उनका विसर्जन तय है। तो जनता जब जागी है और सरकार को बदली, क्योंकि देखिए लगातार 15 सालों से जो सरकार बंगाल के विकास के साथ में खेला कर रही है, बंगाल के बेरोजगार युवाओं के साथ में खेला कर रही है, बंगाल की माताओं बहनों की इज्जत सम्मान के साथ खेला कर रही है, बंगाल के संस्कार और संस्कृति के साथ खेला कर रही है। इसीलिए इस बार बंगाल की जनता मुख्यमंत्री से खेला खत्म करके, उनका खेला खत्म करके बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा की। लेकिन टीएमसी हमेशा कहती है कि ममता के सामने बीजेपी एक चीज में कमजोर पड़ जाती है, कि उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो लगे कि इसे प्रेजेंट करके, मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके चुनाव को जीता जाए। देखिए, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास चेहरा नहीं है। इसमें बड़े विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे चेहरा है। और दीदी कह रहे कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। बंगाल में हमारे शुभेंदु अधिकारी जी है, डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी है, समीक भट्टाचार्य जी राज्यसभा सांसद है, दिलीप घोष जी है। हमारे बंगाल के इतने सारे नेता हैं दीदी। ठीक है, बंगाल के इतने सारे नेता हैं, कौन सीएम बनता है ये तो 4 मई के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने अपने दावे हैं। बहुत शुक्रिया कुशल पांडे, सोफिया खान, आप दोनों का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। दरअसल महिला विधेयक जो है वो आरक्षण बिल, उसको के खिलाफ जो है जिस तरीके से विपक्ष ने वोट किया, इसके बाद से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसकी ये तस्वीर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। और अब छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल को विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक और रणनीति बनाई है। बीजेपी नगरीय निकायों, जिला पंचायतों में निंदा प्रस्ताव लाएगी और सामान्य सभा में प्रस्ताव पास कराया जाएगा। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है कि महिलाओं का आक्रोश सभी स्थानों पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के खिलाफ पंचायती राज संस्थाओं में भी आक्रोश है। वहीं विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही के खिलाफ कैसे निंदा प्रस्ताव लाएंगे। इस सत्र में
जो कार्य उनने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भी भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा? निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा के कार्रवाई खिलाफ। क्या ये संवैधानिक है? क्या हम उस सदन में हुई चर्चा को यहाँ चर्चा कर सकते हैं? ये मत समझ के बाहर है। बाकी देखते हैं जो होगा, पूरी तरीके से भाग लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल ये खबर उज्जैन से है। दरअसल हाल ही में संन्यास लेने वाली हर्षा रिछारिया को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई साधु संतों ने हर्षा रिछारिया के संन्यास लेने और पिंडदान करने को लेकर सवाल खड़ा किए हैं और अब इस पूरे मामले में हर्षा रिछारिया ने ही खुद जवाब दिया है। हर्षानंद गिरी बनी हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर संतों के आरोपों को जवाब दिया है। मीरा, जीसस, गौतम बुद्ध, भगवान राम और सीता का उदाहरण देते हुए कहा कि हर युग में सत्य के मार्ग पर चलने वालों को परीक्षा देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 1.5 सालों से अपमान सहती आई हैं और अब मानसिक रूप से मजबूत हो चुकी हैं। जब जब इंसान अपने कर्म की ओर बढ़ा है, सबको अपमान का घूंट पीना पड़ा है। किस चीज की? पिछले 1.5 साल से मैं यही परीक्षाएं तो दे रही थी, यही अपमान के घूंट पी रही थी, यही जहर पिलाया जा रहा था। अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को इतना मजबूत कर दिया, इतना अपमानित किया कि मानसिक तौर पे उसे इतना मजबूत कर दिया कि वो ऐसे विरोधों का सामना हंसते हंसते कर सकती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं खबर का रुख करते हैं। दरअसल ये खबर कवर्धा से है, जहां पर नकली घी को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और यहां से बड़ी मात्रा में नकली घी जो है वो बरामद किया गया है। बाजारों में बिकने वाले घी, माफ करें, खंडवा की यह खबर है। खंडवा में नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खंडवा के इमलीपुरा के बेगम पार्क में जिला प्रशासन ने नकली घी बनाने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। छापामार कार्रवाई में भारी मात्रा में चर्बी युक्त घी और जानवरों के अवशेष जब्त किए गए हैं और संचालक अनवर कुरैशी को हिरासत में लिया गया है। मौके से बड़ी संख्या में ड्रम, कच्चा माल और तैयार लिक्विड जब्त किया गया। 69 घी के पीपे और 9 ड्रमों से भरी चर्बी भी बरामद की गई है। अवैध रूप से पशुओं की कटिंग और उनके खाल निकाले जाने और चर्बी गलाए जाने का काम किया जाता है। तो ये शिकायत मिलने पर यहाँ पर नगर निगम पुलिस की टीम के साथ आकर अचानक जो है जांच किया गया और इसमें ये सारी शिकायतें पाई गई, तो उसके बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देख रहे हैं INS 24/7। धन्यवाद।